नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी का कल्याण हो, किसी को भी दुख का भागी ना होना पड़े। ये है भारतीय संस्कृति, ये है आध्यात्मिकता, ये है हमारी सोच। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, सिस्टर BK शेलू जी, ब्रदर BK ब्रजमोहन जी, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, सिस्टर BK सरला जी, BK सुषमा जी, ब्रदर विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, कुलदीप सिंह जी और भाई जी करुणा भाई जी। आज का कार्यक्रम के संचालन कर रही हमारी बहन चंद्रकला जी और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार जो हम सबको यहाँ बुला लेते हैं, अधिकार पूर्वक बुला लेते हैं और हम सब यहाँ इकट्ठा होते हैं, ऐसे हमारे BK शांतनु भाई जिन्होंने ये एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। तालियां शांतनु भाई के लिए। मित्रों, समाज सुखी हो, लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, कौन नहीं चाहेगा? मीडिया भी चाहेगा। और इसके लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना समाज का विकास सही दिशा में हो ऐसा लगता नहीं है। आध्यात्मिकता के माध्यम से अगर समाज का विकास होगा तो निश्चित रूप से हम सही दिशा में बढ़ेंगे, हम स्वस्थ होंगे, हम सुखी होंगे और पूरा विश्व, क्योंकि तो हमारी तो सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, हमारी तो सोच ऐसी है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। इस तरह की हमारी सोच रही है। अब मेन जो मुद्दा है वो है मीडिया की भूमिका। आप सब कहीं न कहीं मीडिया से जुड़े हुए हों, चाहे प्रिंट मीडिया से आए हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हों। और आज मैं सवेरे से देख रहा था, सारे लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। आजकल ये जो मोबाइल है वो ऐसा एक हमारे पास उपकरण हो गया है, ऐसा अस्त्र हो गया है कि सब लोग पत्रकार हो गए हैं। तो हमारे यहाँ जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो मीडिया के सामने एक लक्ष्य था, एक ध्येय था, एक उद्देश्य था कि हमें आज़ादी पाना है। और मीडिया ने इसमें हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत ही गंभीरता से नहीं बल्कि अपनी जान जोखिम में डाल करके पत्रकारिता की और इस देश को आज़ाद कराने में मदद की। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकार भी थे। उन्होंने अपने घर बेच दिया, घर के जेवर बेच दिए, अंग्रेजों के डंडे खाए, परंतु आज़ादी का नारा, आज़ादी का झंडा कभी नीचे नहीं होने दिया। परंतु जब आज़ादी मिल गई, हमारा ध्येय पूरा हो गया, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, तो मीडिया के सामने एक सवाल था कि आखिर मीडिया करे क्या, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या ध्येय होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको। इसके बाद एंट्री होती है मीडिया के प्रोफेशनल होने की। प्रोफेशनल होने में कोई बुराई नहीं है, परंतु ये आगे किस तरह की खबरें दी जाए, किस तरह के संपादकीय लिखे जाएं, किस तरह के आर्टिकल लिखे जाएं, किस तरह के फीचर लिखे, किस तरह के
आर्टिकल लिखे जाएं, किस तरह के फीचर लिखे जाएं, किस तरह की मीडिया शिक्षा हो। हम कहीं ऐसा लगता है कि भटक गए कुछ समय। आज आप देखिए, प्रिंट मीडिया की हम बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया अभी भी सही दिशा में चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। गंभीरता के साथ खबरों को प्रकाशित कर रहा है। जो खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2, 3, 4 दिन तक खींचता रहता है, वो प्रिंट मीडिया में एक कॉलम में ख़त्म हो जाती है। तो जो छपे हुए शब्द हैं वो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा बने रहेंगे। अब आती बात थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं न कहीं दिशा भ्रम, मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा सा कहीं न कहीं गलत दिशा में कह सकते हैं, खबरों को अतिरंजित करके, खबरों को बढ़ा चढ़ा करके, हिंसा को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समय देना, मतलब नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा महत्व देना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्तमान में कर रहा है। आप देख रहे हैं सारा। आप किसी भी टीवी चैनल के दिन भर के प्रसारण का कंटेंट एनालिसिस कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी उसमें आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए खबरें दी हैं, कितनी उसने भारत को सुखी रहने के लिए खबर दी है, कितनी उसने भारत को स्वस्थ होने की दिशा में कुछ काम किया है। और तीसरा है जो सोशल मीडिया, जो हम सब, मेरे ख्याल से यहाँ से आधे से ज़्यादा लोग उसी कैमरे के साथ में यहाँ आए हुए हैं, अपने मोबाइल के साथ आए हुए हैं और लाइव का टेलीकास्ट। आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव भी है और सकारात्मक भी है। हमें सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करने का हमें हक दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, परंतु कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये सोशल मीडिया भस्मासुर न बन जाए, समाज के लिए नुकसानदायक। आप फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क करना ज़रूरी है। फेक न्यूज़ का एक पूरा सत्र है, उसकी बाद में बात करेंगे, पर माननीय हमारे सूचना प्रसारण राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बताना चाहूँगा, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। फैक्ट चेक यूनिट को जो संशोधन केंद्र सरकार ने किया था, उसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर। आप कुछ भी सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालते रहेंगे, चाहे देश में आग लग जाए तो भी आप इस तरह का काम करते रहेंगे क्या? और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यहाँ मंत्री जी बैठे हुए, इसलिए मैं कई सालों से कहता रहता हूँ, तो वो मुद्दा भी क्योंकि आपसे रिलेटेड है, मंत्री जी से संबंधित है। सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक फिल्म सेंसर बोर्ड है। ये दो तो इनके नियंत्रण में है और थोड़ा कुछ काम करते हैं, ऐसी फिल्में प्रसारित ना हो जो समाज में वैमनस्यता फैलाती हो, समाज में देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हों, ऐसा इस तरह का उस पर नियंत्रण है। और जो सेंसर बोर्ड है वो फिल्म को देखता है, फिर सर्टिफिकेट जारी करता है, उसके सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। प्रेस काउंसिल प्रिंट मीडिया पर निगाह रखता है, उनके उन्नयन के लिए काम करता है। कितना करता है, कैसा करता है, ये अलग मुद्दा है, क्योंकि उसको सरकार ने हाथी के दांत दिए, काटने के दांत दिए ही नहीं है, क्योंकि वो दंड नहीं दे सकता, वो किसी तरह का किसी को दंडित नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो बात ही अलग है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, वो स्वनियंत्रण है उनका। उन्होंने खुद ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना एक एसोसिएशन बना लिया है, वही सारी चीज़ें देखता है। सोशल मीडिया की हम ये बात कर रहे थे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मेरा यहाँ, आप सब लोग पत्रकार बैठे हैं, सारी चीज़ें हैं, केंद्र सरकार को एक ऐसा
काउंसिल परिषद बनाना चाहिए, मीडिया काउंसिल बनाना चाहिए, जिसमें फिल्म, जिसमें सोशल मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सब के लिए एक ऐसी काउंसिल बनाना चाहिए जो उस पर काम करे, आचार संहिता पर काम करे। मैं बताना चाहूँगा मंत्री जी को, प्रेस परिषद को बनाए हुए कई साल हो गए, आज तक एक आदर्श आचार संहिता प्रेस काउंसिल नहीं बना पाया। मैं यहाँ मीडिया का टीचर रहा हूँ, जिंदगी भर मैंने विद्यार्थियों को पढ़ाया है, एक विश्वविद्यालय का कुलपति रहा और फील्ड में भी काम किया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसलिए मैंने पत्रकारिता को, मीडिया को, खबरों को जिया है पूरी जिंदगी में। तो मेरा ये निवेदन है कि जो शायद सरकार, शायद आप पत्रकार बंधु, शायद आईएएस लॉबी इस काम को सफल नहीं होने दे रही है, ये कटु सत्य है। बहुत पहले से इस तरह का चल रहा था कि मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया इस देश में बने जो पत्रकारों के उन्नयन के लिए भी काम करे, और मेरा उसमें ये है कि कोई दूसरे व्यक्ति को उसका अध्यक्ष या सदस्य न बनाया जाए, मीडिया के भीतर से ही मीडिया के लोगों को लेकर के उस संस्था का गठन किया जाना चाहिए और पूरे देश में एक समान। फिल्मों पे आप कंट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को फ्री छोड़ दिया, प्रिंट मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो है इस पर गंभीरता से सरकार को बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिक पालिका, न्यायपालिका और फिर मीडिया, क्योंकि लोकतंत्र 3 खंभों पर खड़ा नहीं हो सकता। चौथा स्तंभ भले ही उसका संविधान में उसको स्थान ना मिला हो, परंतु उसका महत्व है। और मीडिया में वो ताकत है सामाजिक परिवर्तन की, आध्यात्मिक सशक्तिकरण की, शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिए, लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना भरने के लिए और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा, नए भारत, स्वर्णिम भारत, विश्व गुरु भारत के रूप में हम कैसे आगे ले जाएं, इसमें मीडिया बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। और मीडिया में वो ताकत है कि जब हमने आज़ादी प्राप्त कर ली मीडिया के माध्यम से, मीडिया के द्वारा, तो हम क्या अगली आज़ादी जो हम हमारे देश की विकास की, कृषि क्षेत्र में विकास, मीडिया में विकास, क्योंकि स्वस्थ कैसे होंगे, वन कट रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है। कल एक फिल्म देखी होगी आपने, यहाँ बैठे थे, उसमें क्या कटु सत्य बताया गया है, किस तरह से पूरा विश्व विनाश के कगार पर बैठा हुआ है। लोग परमाणु बम बना रहे हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध थम नहीं रहा है, नया शुरू हो गया इजराइल और फिलिस्तीनी का। तो ऐसे में भारत शांति दूत होकर के, भारत विश्व गुरु बनकर के विश्व शांति की ओर विश्व को ले जाए, इस दिशा में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है, जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो वाकई में प्रशंसनीय है। यहाँ से आप एक नई ऊर्जा, मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, इस भावना को लेकर के, अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही ज्ञान दिया था कि ये सब हम ड्रामा के हिस्से हैं और तू जो कुछ इनको मार रहा है वो तो पहले ही मर चुके हैं, और मरना जीना ये तो चलता रहता है, हमारे हाथ में नहीं है। ये भौतिक शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है, ये ज्ञान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया था। पर वहीं एक कम्युनिकेशन की बात है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात भी है कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने इस तरह से संचार, इस तरह से कम्युनिकेशन किया कि वो लड़ाई के लिए तैयार हो गया, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला गया था। तो कम्युनिकेशन में वो ताकत है, इसलिए मीडिया साक्षरता की भी आवश्यकता है। आप लोग भी कैसा कंटेंट क्रिएट करें, उसको फॉरवर्ड करें, उसके पहले सोचें कि इसका क्या समाज पर असर होगा। सोशल मीडिया एक अच्छी बात भी है, एक अच्छी शुरुआत भी है, परंतु गंभीर चिंता का विषय भी है।
तो आज के दिन हम सब ये संकल्प लें, मीडिया के लोग, कि हम जाकर जिस चैनल में आप काम करते हैं, जिस चैनल के आप संपादक हैं, रिपोर्टर हैं और अन्य पदों पर हैं, वो कुछ ऐसा करें जो आध्यात्मिक सशक्तिकरण की ओर इस भारत को ले जाए। सारे देश में एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश जाए, पूरे विश्व में जाए, बल्कि कि जो मानव उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि खबरों की, अभी यहाँ संजय द्विवेदी भी बैठे हुए हैं, वो भी मीडिया शिक्षक रहे, हम भी, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो समाचार मीडिया एजुकेशन में भी आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय भी बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। जो अंग्रेजों ने, जो विदेशियों ने जो समाचार की परिभाषा दी, वही आज चली आ रही है और हम वही करते आ रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और वो लोग पढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। महाभारत और रामायण सीरियल बने थे तब आपने देखा था क्या माहौल था, सन्नाटा रहता था पूरे शहरों में, कहीं भी सड़क पर कोई आदमी नहीं मिलता था। तो लोग क्या अच्छा नहीं देखते हैं? महाभारत में जो चीज़ें कही गई है, गीता में जो संदेश दिया गया है, रामायण में जो राम राज्य की हम बात करते हैं, जो सुखी और स्वस्थ जीवन राम राज्य में था, वो राम राज्य आज कैसे लाएं और इसमें मीडिया क्या कर सकता है, क्या भूमिका निभा सकता है, इस पर हमें गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर गंभीर चिंतन नहीं करेंगे तो ये देश, मैं आप सब लोगों का जो धैर्य है उसको प्रणाम कर रहा हूं। और जो सबसे ऐसा कथित या तथाकथित तौर पर कहा जाता है कि जो सबसे सम्मानित होता है उसको सबसे अंत में बुलाया जाता है, जबकि वस्तुतः वास्तविकता कुछ और होती है। जब छटे हुए लोग रह जाते हैं तब वो बुलाए जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो टोटल श्रवण प्रक्रिया की नवनीत प्रक्रिया है, तो ये जो श्रवणीय प्रक्रिया है जिसमें आरंभ से चिंतन और मंथन का प्रोसेस प्रक्रिया शुरू होती है, जो छाछ था वो दरवाजों से बाहर निकल गया और जो मक्खन और नवनीत बचा था वो रह गया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो नवनीत रूप में देवतुल्य श्रोता हैं उनको संबोधन करने का अवसर मिला है। काशी में संकट मोचन मंदिर में अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत का सम्मेलन होता है, बहुत प्रतिष्ठित होता है, विशुद्ध शास्त्रीय का होता है, उसमें सुगम संगीत की कोई गुंजाइश नहीं है। और बड़े बड़े ओंकारनाथ ठाकुर जी से लेकर के और भीमसेन जोशी जी, डी.वी. पलुस्कर, वी.डी. पलुस्कर, ये सब लोग अपना सौभाग्य समझते थे कि उन्हें संकट मोचन संगीत समारोह में आमंत्रण का अवसर मिले। तो एक बार भीमसेन जोशी जी आमंत्रित थे और उनकी सेवा में हमारे गुरुदेव विनोद शुक्ला जी थे काशी में। तो भीमसेन जोशी जी को समापन करना था और संकट मोचन मंदिर से कुछ फरलांग की दूरी पर एक गेस्ट हाउस था जिसमें भीमसेन जोशी जी को रहने की व्यवस्था थी। वो अभ्यास कर रहे थे, लगातार अभ्यास कर रहे थे, उनके अभ्यास का एक तरीका होता था। तो जब भोर के 3 बजने को हुए तो संकोच से विनोद शुक्ला जी ने उनको थोड़ा कहा कि महाराज जी अब 3 बज रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी रुको, मोबाइल तो था नहीं। विनोद शुक्ला जी को ये चिंता हो रही थी कि जो आयोजक हैं संकट मोचन के वो परेशान हो रहे होंगे। तो उन्होंने फिर उनसे आग्रह किया कि पंडित जी वहाँ कुछ ही लोग रह गए होंगे। उन्होंने कहा कि हम कुछ ही लोगों को सुनाना चाहते हैं, जो वास्तविक श्रोता हैं उनको सुनाना चाहते हैं, जो हेडलाइन के साथ निकल गए उनको नहीं सुनाना चाहते हैं। तो ये जो हम विषय पर आते हैं और हम
आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लेंगे तो जो अंत में वक्ता होता है उसके साथ दो तीन चीजें होती हैं। एक तो ये असुविधा रहती है कि उनके पहले तमाम विद्वान वक्ता इतना कुछ बोल चुके होते हैं कि उनके पास कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास बोलने को वो रहता है जो सूत्रबद्ध होता है। तो कुछ चीजें हैं जिनको मैं ले करके चलूंगा, और जब समय हो तो प्लीज घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपने अब ये पता नहीं कई जगह से चला आ रहा है कि आपने कहा कि कम बोलना और खरा बोलना। ना तो मैं कम बोलता हूं ना खरा बोलता हूं। किसी भी वक्तृत्व में 10 मिनट तो मुझे भूमिका बनाने में रह जाते हैं और मेरे लिए केवल 10 मिनट दिए गए हैं। तो जो ये आध्यात्मिकता है, इस आध्यात्मिकता शब्द का जो वास्तविक भावार्थ है, शब्दार्थ है, इसमें जाने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता का वास्तव में भौतिक समाज में कर्मकांड, पूजा पाठ, इससे सीधा नाता जोड़ दिया गया है, जबकि वस्तुतः आध्यात्मिकता का उससे कोई वास्ता नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि वो बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं या थे, तो जो कर्मकांडी होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मैं कर्मकांड और पूजा पाठ का निषेध नहीं कर रहा हूं, वो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन आध्यात्मिकता का विशुद्ध अर्थ है आत्मिकता, और उसके साथ अधि विशेषण लग गया है, अधि आत्मिकता। स्वयं को, आत्मा को, स्वयं को, आत्मिक को, स्वयं को अधिक से अधिक जानना, स्वयं को अधिक से अधिक पहचानना, स्वयं को अधिक से अधिक जानने के लिए प्रेरित करना, स्वयं को समझना, स्वयं के भीतर झांकना, और स्वयं को फिर जानते हुए स्वयं को नियंत्रित रखना, यह आध्यात्मिकता है। तो जो भी सच्चा पत्रकार होगा, जो भी सफल पत्रकार होगा, वह आध्यात्मिक होगा ही। और क्षमा करेंगे अगर किसी को मेरी बात बुरी लगेगी, तो जो आध्यात्मिक नहीं होगा वो सोशल मीडिया होगा। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। और मैं यहां पर एक और, चूंकि जर्नलिस्ट हूं तो बगैर मांगे मेरी एक सलाह देने की आदत है, तो एक तो ये जो मैं तमाम विद्वज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो वेस्ट से, ये जो पश्चिम से सोशल मीडिया शब्द आया है, ये हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे मूल्य हैं और हमारी जो भारतीय परंपरा है, उसको ये सूट नहीं करती है, उसके अनुकूल नहीं है। दरअसल वो इंटरनेट मीडिया है, वो डिजिटल मीडिया है, वो सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया तो हम भी हैं। क्या हम अगर प्रिंट से हैं तो क्या हम नॉन सोशल या एंटी सोशल हैं? हम तो एक्चुअल सोशल हैं, तो हम सोशल मीडिया हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सोशल मीडिया है। वो समाज का, वो जो समाज का एकल प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कैसे सोशल मीडिया हो सकता है? जो समाज का बहुमत में प्रतिनिधित्व कर रहा है वो सोशल मीडिया होता है। तो मैं ये संशोधन की अपेक्षा करता हूं कि ये जो इंटरनेट मीडिया और डिजिटल मीडिया के लिए ये जो विदेश से आयातित सोशल मीडिया शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको करने के बजाय उसे, जैसे हम प्रिंट मीडिया, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे ही आप इंटरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, क्योंकि आपका माध्यम वही है। तो ये जो आध्यात्मिकता की बात है, और आध्यात्मिकता से ही एकात्मता आती है, और एकात्मता से आत्मीयता आती है, और आत्मीयता से संवेदनशीलता उपजती है, संवेदनशीलता से सहानुभूति आती है, और सहानुभूति से समानुभूति आती है। और जो भारतीय वांग्मय है और जो भारतीय पत्रकारिता का चिंतन है, वह समानुभूति पर आकर अटकता है, समानुभूति पर। ये जो यूरोपियन जर्नलिज्म है, जो अमेरिकन जर्नलिज्म है, वो हमें सेंसिटिविटी कहता है, सेंसिटिविटी के बारे में बताता है, वो हमें संवेदनशीलता की बात करता है। हम संवेदन हो सकते हैं, हम संवेदनशील हो सकते हैं, हम सेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन इसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपके जैसा सोचें या आपके जैसा सोचें। लेकिन एक जो दूसरी डिग्री आती है, जो हमें विरासत में मिली है, वो कहती है कि पत्रकार को सहानुभूत होना चाहिए, यानी सहानुभूति रखनी चाहिए। देखिए, सहानुभूति, संवेदनशील होना, सहानुभूति होना और समानुभूति होना, तीनों डिग्री में बहुत अंतर है। हम जो भारतीय पत्रकार हैं, हम भारतीय पत्रकार हैं, मैं बार बार अपने को भारतीय पत्रकार कहता हूं। जो भारतीय पत्रकार है वो सत्यवादी नहीं होता है।
भारतीय पत्रकार सत्यनिष्ठ होता है। सत्यवाद और सत्यनिष्ठ में बहुत अंतर है। अभी हमारे विद्वान जो लोग हैं, एक फैशन स्टेटमेंट है देश में एक फैशन स्टेटमेंट है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। एक तो लोकतंत्र में 3 ही स्तंभ हैं, ये जो चौथा स्तंभ है ये विशुद्ध फर्जी है, कोई चौथा स्तंभ नहीं है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मात्र 3 स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ है ही नहीं है। ये कुछ लोगों ने फैशन स्टेटमेंट दे दिया है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जब हमको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, हमारी मर्यादा घटा दी जाती है, हमें सीमा में बांध दिया जाता है। हम राष्ट्र निष्ठा और राष्ट्रीयता के प्रथम स्तंभ हैं। ये हमारी मर्यादा है, ये हमारी मर्यादा है। हम राष्ट्रनिष्ठ हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं, हम सत्यवादी नहीं हैं। हम सत्य का सुनिश्चय करते हैं, हम सत्य का अनुकरण नहीं करते हैं। हम सत्य को तय करते हैं, सत्य को निर्धारित करते हैं। युधिष्ठिर सत्यवादी थे। द्यूत क्रीड़ा में, जुए में बैठे हुए थे और उनकी जो पत्नी थी उसकी जो अस्मिता छोड़ी जा रही थी, उसका जो शील हरण हो रहा था, वो युधिष्ठिर आंख मूंदे देख रहे थे। ये सत्यवाद है, ये यूरोप का सत्यवाद है, ये यूरोपियन पत्रकारिता का सत्यवाद है। लेकिन हम सत्यवादी नहीं हैं, हम सत्यनिष्ठ हैं। एक कृष्ण थे जो सत्यनिष्ठ थे और उन्होंने द्रौपदी की अस्मिता का संरक्षण किया क्योंकि वो सत्यनिष्ठ थे। तो भारतीय पत्रकारिता में यही अंतर है। यूरोप से हमें सत्यवाद मिला है, लेकिन भारतीय पत्रकारिता जो है वो सत्यनिष्ठा की बात करती है, सत्यनिष्ठ की बात करती है। तो हमें अपने भारतीय मूल्यों के हिसाब से सोचना चाहिए। और अभी थोड़ी सी देर पहले बात हो रही थी कि पत्रकारिता या जो पत्रकारिता की अलग अलग फैकल्टीज हैं, इन पर नियंत्रण की बात हो रही थी। अच्छी बात है, नियंत्रण की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो थीसिस है और हमारी जो मैथोलॉजी है वो पत्रकारिता में आत्मनियंत्रण या स्वनियंत्रण की बात करती है। और हम इस बात के कायल हैं कि जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो भी सिस्टम है, जो अनुष्ठान और प्रतिष्ठान है, उसमें पत्रकारी मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन की तो बात होनी चाहिए। लेकिन अगर नियंत्रण की बात होगी तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। क्योंकि जो सरकारें आती हैं, जो पॉलिटिकल सरकारें आती हैं, राजनीतिक दलों की सरकारें आती हैं, वो उस समिति के नाम पर ऐसे लोगों को बिठा देंगी जो नियंत्रण के नाम पर हम पत्रकारों और पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमको उनके मूल्यों के बारे में कोई गारंटी नहीं है। मैं गुरुडम पद्धति से आता हूं। मैंने किसी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज में पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है। मैं गुरुडम पद्धति से आता हूं और उस गुरुडम पद्धति में कई लोग गुरुडम पद्धति से आते हैं और हमको उस गुरुडम पद्धति में हमको देवत्व सिखाया गया है, हमें तत्वज्ञ सिखाया गया है, हमें वास्तव में भारतीय मूल्यों की जो संवाद की पत्रिका है उसको सिखाया गया है। तो क्यों? क्योंकि हम उन संस्कारों में पले बढ़े हैं, हम उन संस्कृति में पले बढ़े हैं। हमें आत्मनियंत्रण का बोध है, हमें स्वनियंत्रण का बोध है। हमारे ऊपर हमारे जो संस्कार हैं और हमारी जो नीति है उस पर हमें किसी भी प्रकार के नियंत्रण की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय हैं, ये जो कॉलेज हैं, ये जो पत्रकारिता में पत्रकारों को पुष्पित करने के संस्थान हैं, उनको ये सोचा जाना चाहिए कि आपके जो कोर्स हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप क्या पढ़ा रहे हैं। आप कायिक पत्रकार निर्मित कर रहे हैं, कायिक पत्रकार जो काया में स्थित रहते हैं। लेकिन जो हमारी गुरुडम प्रणाली थी वो आत्मिक पत्रकार जो है तैयार करती थी, जो आत्मा में अवस्थित थे, आत्मा में स्थित होते थे, जो स्वनियंत्रित थे, जो आत्मनियंत्रित थे, जिनके किसी भी प्रकार के लिए, जिनके लिए किसी भी नियंत्रण के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं थी। और अंत में बस 2 मिनट, ये जो न्यूज शब्द है इसको सोचिएगा और इस पर विचार करिएगा। और मैं भारतीय मूल्यों की बात कर रहा हूं संवाद की दृष्टि से। अभी संजय भाई संवाद की बात कर रहे थे। हमारे यहां न्यूज का कोई विधान नहीं है, हम न्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं, न्यूज का कोई विधान नहीं है। मोटे शब्दों में ऐसा बताया गया कि जो अंग्रेजी का न्यूज शब्द है, ये न्यू का जो बहुवचन है, जो भी नया है वह न्यूज है, जो भी नया है वह न्यूज है। और फिर उसके जो 4 अक्षर होते हैं, एन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी जो चतुर्दिक, चारों दिशाओं को आपस में समामेलित कर लेता है, वो न्यूज है। भारतीय चिंतन दर्शन में ऐसा कोई न्यूज नहीं है।
ऐसे ही एक और फिलॉसफी है, एक और संस्कृति है जिसमें सो कॉल्ड न्यूज के लिए खबरदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। खबर वो खबरची है, पत्रकार के लिए खबरची कहते हैं, और खबर वह हो जो खबरदार करे, और उसके लिए खबर कहते हैं। हमारे यहां ना तो न्यूज है ना हमारे यहां खबर है। भारतीय मूल्यों में समाचार है, समाचार शब्द है। और कृपा करके थोड़ा सा समय निकाल करके देखिए कि ये जो समाचार शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहां से होती है। जो हमारे पूर्व थे वो मैंने आज अखबार में भी थोड़े दिन काम किया है शुरुआती दौर में। तो हमारे एक सीनियर थे चंद्र प्रकाश जी, अब नहीं रहे, थोड़ा लेफ्ट अप्रोच के थे, तो उनको थोड़ा सा शुरुआती दौर में पराड़कर जी के साथ काम करने का मौका मिला था। तो पराड़कर जी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, आपने पत्रकार के जो पितामह शिरोमणि, तो वो जब शाम को बनारस में आज अखबार के दफ्तर में रिपोर्टर्स आते थे, दिन भर का गैदरिंग करके कवर करके रिपोर्टर्स आते थे, तो पराड़कर जी उनसे पूछते थे कैसे हो समाचार पुरुष, क्या लाए हो समाचार पुरुष, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते थे। समाचार सम आचार दो शब्दों को मिलाकर बना है। सम आचार, सम्यक प्रकारेण आचार। आपका एक पत्रकार से ऐसे आचरण की अपेक्षा की गई है जिसमें समता हो, समत्व हो, समदर्शी हो, लोगों को समभाव से देखने का अभ्यस्त हो, यह समाचार है। हमारे यहां कोई इसके लिए किसी विधिवत शिक्षा का विधान नहीं है। एक पत्रकार जो समाचार पुरुष है उसका सिर्फ प्रथमता आचरण, अंततः आचरण, सदाचरण। और इसीलिए मैंने जहां से शुरू किया था वहां खत्म कर रहा हूं कि भारतीय पत्रकारिता में, भारतीय पत्रकारिता के मूल्यों में, भारतीय पत्रकारिता के दर्शन में यदि कोई समाचार पुरुष है जो समस्त प्रकार के समग्रता में सम्यक समदर्शी भाव से समतुल्यता के साथ अपने आचरण को रेखांकित करता है, तो वह आध्यात्मिक ही होगा। धन्यवाद। क्योंकि लास्ट बट वन, तो उसके लिए कुछ बोलना जरूरी है, तो मैं 2-3 मिनट में थोड़ा समराइज कर देता हूं। देखिए, आज इंटरनेशनल टूरिज्म डे है और उसका थीम क्या है? टूरिज्म एंड पीस। तो दुनिया क्या ढूंढ रही है? शांति। और हम यहां बैठे क्या ढूंढ रहे हैं? शांति। और है कहां है? हमारे अंदर है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो आध्यात्मिक लाइन से इसको जोड़ते हुए जो कुछ सिखाया जाता है हमें, हम सब विद्यार्थी हैं किसी भी फील्ड में, और मैं कहूँगा कि ORC गुड़गांव और ब्रह्म कुमारी माउंट आबू की संस्था की तरफ से जो मुझे मौका दिया गया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इनके साथ जुड़ने से जो मुझे लाभ हुआ है, मैं व्याख्यान उसका नहीं कर सकता, सिर्फ उसको महसूस कर सकता हूँ कि मुझे क्या लाभ मिला है। अब आता हूँ थोड़ा सा पत्रकारिता की तरफ। हम लोग पत्रकार हैं। अब क्योंकि मैं सरकार की तरफ से रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं भी आपका एक साथी हूँ एज ए फ्रीलांस। क्या हम बाई चॉइस हैं और क्या हम पत्रकार बाई कंपल्शन हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर अपने बारे में एक बड़ी ब्रीफ से कह दूं, अभी उसको लाइन को त्रिपाठी जी के साथ में जोड़ूंगा कि मैंने पत्रकारिता में कोई डिग्री नहीं ली है। वही हाल हमारा भी है। भारत सरकार में 36 साल पत्रकारिता के विषय पे काम करने के लिए मेरी डिग्री मैथमेटिक्स की थी। तो ये तो देखिए एक हाल है। दूसरा, मैंने लॉ नहीं पढ़ा है, लेकिन पहले 5 साल जो सरकार में गुजारे वो प्रवक्ता था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए, तो वो भी एक विडंबना है। और तीसरा इसके साथ जोड़ूंगा कि भारत सरकार ने एक मौका दिया स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, बट टाइम क्या मिला? कोरोना टाइम, कोविड, जिसमें स्पोक्समैन नेवर स्पोक। तो ये सी एक अलग सी कहानी जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूं। देखिए, कन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है अभी जर्नलिज्म के फील्ड में? क्यों कन्फ्लिक्ट आ रहा है? कल का सेशन भी मैंने अटेंड किया, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ थे।
एक सिंगल पॉइंट की बात हो रही है, भगवान। कोशिश हो रही है कि हम सब उनके नज़दीक जाएं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिक्स का मैंने नाम ले दिया पहले, तो उसके साथ जोड़ना चाहूँगा। एक हमारा कंसेप्ट होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, उसका जो बिंदु है वो सेंटर है उसके अंदर। तो हम सब की कोशिश क्या है कि भगवान के नज़दीक से नज़दीक जाएं। जिस भी सर्कल में, जिस भी पेरिफेरी पे हम हैं, हम कोशिश करते हैं कि जंप करके अंदर जाएं। और जब आप जंप करेंगे, सर्कल्स को तोड़ेंगे, तो वही होगा जो कल शाम को यहाँ पे अनाउंस किया कि भाई आपको प्रसाद मिलेगा, बाकी चीज़ें मिलेंगी। तो हम लोगों ने कैसे जंप लगाए वो आप लोगों को सभी को मालूम होगा जो शाम को देख रहे थे। तो देखिए, इसमें कन्फ्लिक्ट इसलिए आता है कि कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के साथ क्या होता है, पहले मैं, और जो लखनऊ में कहते थे पहले आप, वो बदल गया है अभी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को पीछा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, और अपने आप उस बिंदु तक पहुंचने के लिए अपनी मर्यादाओं से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। उन मर्यादाओं को जिसको समाज उम्मीद करता है कि ये होना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। तो थोड़ी सी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इवन सरकार की तरफ से हमें सिखाया गया कि भाई कम्युनिकेशन में जो है हमारा पर्पस क्या है, जो सरकार की नीतियों के बारे में हम लोग लिखते हैं, हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, IEC, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ज्ञान बहुत जरूरी है। पत्रकारिता तब तक नहीं हो सकती जब तक आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। सो प्लीज एंड प्लीज ट्राई टू गेट फर्स्ट क्लियर योर सेल्फ। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे तो दूसरे को क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर अपना आप को इन्वॉल्व करिए। वो बहुत, जो भी मैंने यहाँ भी देखा कल भी, और जो सीखा है, ज्ञान, प्रेम, ये भावना, जो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम तभी एक अच्छी डिलीवरी दे सकते हैं पब्लिक के लिए, जो उनकी उम्मीद है, जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन क्योंकि मैंने थोड़ा सा टाइम का भी काम बोला था, तो जस्ट 1 मिनट 2 मिनट में बंद करता हूँ। दूसरा कन्फ्लिक्ट कहाँ आ जाता है, मैं पत्रकार हूँ, मुझे एक तरफ से ये कहा जाता है कि भाई आप इसको रिपोर्ट करें, मेरे मालिक का इंटरेस्ट कहीं और है। अब क्या आप न्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपकी एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, आपकी मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो मैंने ये देखा कि बहुत हद तक हम लोगों को अपने प्रिंसिपल्स के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। आप भले ही अच्छी से अच्छी खबर ले आइए, बट जब कैंची एडिटर साहब की चलेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। थैंक यू, थैंक यू। इसके लिए बहुत सारी चीज़ जुड़ी हुई है। होता क्या है कि हम लोग चाहे मैनेजमेंट में हैं, ओनरशिप में हैं, जो मीडिया ओनरशिप है, अब वो क्रॉस मीडिया ओनरशिप का एक नया कंसेप्ट आपने सुना होगा, एक प्रवक्ता ने भी बताया था पहले भी, आई थिंक त्रिपाठी जी ने कहा था कि जो प्रिंट मीडिया है वो लोगों तक सही मीडिया है हमारा। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो मास्टर है वो चाहता है नहीं, प्रिंट के साथ इलेक्ट्रॉनिक भी मुझे चाहिए, मुझे सोशल मीडिया भी जोड़ना है साथ में। अब वो इंटरनेट बोलिए, चाहे आप जो मर्जी बोल लीजिए, यू वांट फुल कंट्रोल, कि जो जाए वो मेरे ही टेबल से, मेरे ही डेस्क से जाए। भैया कुछ तो छोड़ दो। हम लोग इतने हैं, अगर हम सारे लोग काम कर रहे हैं एक फील्ड में, तो गिव अपॉर्चुनिटी, आप वो काम करें जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। मैं वो लिखूं जिसके बारे में मुझे ज्ञान है। लेकिन उसकी कहानी मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि स्टूडेंट हूँ मैथमेटिक्स का, कर रहा हूँ जर्नलिज्म, बिना लॉ के डिग्री के कर रहा हूँ लॉ मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का, और भारत सरकार का प्रवक्ता ऐसे टाइम में बना, कोविड टाइम में, कि स्पोक्स में नेवर स्पोक। थैंक यू वेरी मच। सबका मैंने भी सुना आप सबके साथ, परंतु आज आप सभी यहाँ पधारे हैं हमारे निमंत्रण से, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।
क्योंकि मैं भी पत्रकारिता में ही मेरा जीवन रहा। अभी भी यहाँ से 2 सैटेलाइट टीवी चैनल्स चल रही है 24 आवर्स का। तो आप समझ सकते हैं कि आज तक अब तक के साथ टेलीविज़न चैनल चलाना प्लस कम्युनिटी रेडियो भी हमारे चलते हैं, वो भी 24 आवर्स का ही है। पर आपको लगता तो नहीं होगा कि मैं इतना रिलैक्स आप सबके साथ इतना समय बैठ के हम सभी का सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी प्रोफेशनल जो लोग हैं उनको हम उनके प्रोफेशंस की ही कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो हमने दादी जी से परमिशन लिया, हमारे पत्रकार वृंद भी क्या आ सकते हैं यहाँ, परंतु हम सभी एक ही प्रोफेशन के होने के कारण हमारी सब बातें हम सबको मालूम है। तो हम एक दो को एडवाइस करने की प्रयास नहीं करते हैं। जैसे आप सभी ने बताया कि वो जो 3 जो है स्तंभ, वो तो सदा ही कोशिश करते हैं कि भाई इन लोगों को किसी तरह से हम कंट्रोल करें। तो इसीलिए वो काम हमको नहीं करना है। 1-2 को हम एडवाइस करने की भी प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमारे प्रोफेशन में भी है ऑलरेडी। तो इसीलिए हम सभी अपना अपना प्रोफेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। पहले पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में हम चलाते थे, परंतु अभी ये प्रोफेशन है, तो रियलिटी में ही हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो आप जानते हैं, किसी ने एक कोई न्यूज़ दे देते हैं तो सभी को फोन आ जाता है कि ये न्यूज़ आपने क्यों नहीं कवर किया। तो हम सबको 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ता है। परंतु यहाँ आपको इसीलिए बुलाया है तो ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, माना जो न्यूज़ है उससे थोड़ा सा ब्रेक करके यहाँ आकर के थोड़ा सा शांति से हम सभी रह सके, इस प्रयास से आप सबको यहाँ बुलाए हैं। परंतु कहा जाता है, रामदेव जी है, सभी की योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे बहुत फायदा होता है। तो हम पत्रकारों के लिए, मीडिया वर्क के लिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा समय कम मिलता है। तो क्योंकि सुबह सुबह न्यूज़पेपर छपते हैं या मॉर्निंग न्यूज़ सबको देना होता है, तो इसीलिए कब सोते हैं पता नहीं। तो ये इस जो लाइफस्टाइल है, इसमें क्या हम लोग भी कुछ शांति इसका अभ्यास कैसे करें? तो वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, वैसे तो सदा हम यही कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, तो समय फिर कहाँ जाता है? तो अपने प्रोफेशन में या हमारे जो फैमिली है उसमें, पर अपने लिए भी कुछ समय हम निकाल सके, तो वो कार्य ब्रह्मा कुमारी बहने हम लोगों को सिखाया। तो ये संस्था आज एक विश्व संस्था के रूप में है। बहुत थोड़े समय में ही ये संस्था आज एक विश्व संस्था बने हैं। तो ऐसी क्या बात इनों में है? तो मैंने देखा कि ये लोग सुबह 4 बजे उठते हैं अपने लिए, वहाँ कोई प्रवचन करने के लिए या इसके लिए नहीं, स्वयं के लिए मेडिटेशन करने के लिए उठते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ 2-3 दिन है, तो हमारी ये जो अमृत वेले का जो आनंद है वो ज़रूर आप अपना एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी तो जो शिक्षा हमको गुरुकुल शिक्षा में मिलता था भारतीय सनातन संस्कृति में,
वो क्या चीज है जो आज कहते हैं कि भाई भारत सारा विश्व का गुरु बनेगा। तो ऐसी कौन सी शिक्षा है वो जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विद्या के रूप में एक आध्यात्मिक शिक्षा देने वाली ये संस्था, तो उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा उसका भी एक चांस यहाँ मिलेगा। इसकी आपको पूरा लाभ लेकर के जाएंगे ऐसे आशा करते हुए आप सबको हमने निमंत्रण दिया है और आप सब आए हैं। आपको फिर से मैं दिल से वंदना करता हूँ। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।